periodic classification of elements, taking into consideration the 10th class exam which is going to be after some time. ओके, आज के टॉपिक में मैं ट्राई करूँगा कि जो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है इसको मैं कंप्लीट कर दूँ, ताकि जितने भी बच्चे 10th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं सीबीएसई के अंदर या दूसरे किसी भी बोर्ड के अंदर, उनके लिए ये टॉपिक ईजी हो जाए। तो इस टॉपिक को कवर करते वक्त मैं नॉर्मली पहले एक रिकैप दूंगा, रिकैपिचुलेशन करेंगे। रीज़न बिंग आपने थोड़ा बहुत इसको पढ़ लिया होएगा, अगर नहीं भी पढ़ा रहा होएगा तो भी आप इसको इजीली फिर कर पाएंगे। केवल और केवल आपको करना क्या है, जो भी चीज़ें मैं बोलता जाऊंगा उनको सुनना है। और अगर आप पेन और पेपर लेके उसको कर लेते हैं तो वो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। जैसे जैसे मैं आगे प्रोसीड करता जाऊंगा, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता एक्स्ट्रा चीज़ें बोल के। आप सिंपल ही क्या करेंगे, जो भी मैं बोलता जाऊंगा उसको आपने नोट डाउन करते जाना है कि क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, चैप्टर का नाम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यू कैन सी इजीली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को क्या करना है, पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में क्लासीफाई करना है ना। सो ये आपका उधर साइंस के अंदर मे बी 5th चैप्टर इट इज़। ओके, और एनसीईआरटी के अंदर आपका केमिस्ट्री पोर्शन में अगर हम देखें। ओके, सो मैं बात करता हूँ आगे। अब यहाँ पे है क्या चीज़ें जो कि हमने पढ़नी है, क्या क्या मॉड्यूल है इसके अंदर, उसकी मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो मॉड्यूल है दैट इज़ मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चाओस, दैट इज़ अर्ली अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। नंबर एक चीज़ ये रहेगी। दूसरा मेंडली पीरियोडिक टेबल के बारे में यहाँ पे रहेगा। और तीसरा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में डिस्कशन हमारा यहाँ पे रहेगा। ये तीन चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी, एक तो हम डिस्कस करेंगे अर्ली अटेम्प्ट कौन कौन सी हैं, उसके बाद फर्दर मेंडली पीरियोडिक टेबल किस तरीके से है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरीके से है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पे ग्राफिकल ये जो डिवीज़न है इसको अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वो आपके आ रहे हैं शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और बहुत कम है जो कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ना। सो यहाँ पे नीचे लिख भी रहा है क्या, मैक्सिमम वेटेज इज ऑफ मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चाओस द मॉर्निंग पीरियड टेबल एंड वेरी शॉर्ट आंसर एंड शॉर्ट आंसर टू टाइप क्वेश्चंस आर देयर विच बीइंग आस्क्ड, है ना, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ chaos, that is modern period table, and maximum long answer type questions were asked from Mendeli periodic table। तो इस तरीके से आपके पास टोटल क्वेश्चंस हैं जिनका डिवीज़न यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके से क्वेश्चन रहते थे। आगे मैं मूव कर रहा हूँ। अगर आप आगे देखें, मैं क्विक रिकैप लेने जा रहा हूँ। क्विक रिकैप के अंदर क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो जब भी आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझाया जाता है कि क्यों हम एलिमेंट को क्लासीफाई करते हैं। एग्जाम्पल देता है शॉप वाले का ना, शॉप के अंदर जब आप जाते हैं या मॉल के अंदर जाते हैं तो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत अच्छे से अरेंज कर रखी होती हैं। इसी तरीके से वहाँ से एग्जाम्पल दे के समझाया जाता है कि जब हम किसी चीज़ को अरेंज कर देते हैं तो उन चीज़ों को असेस करना ईजी हो जाता है। आप सिंपल सी चीज़ समझो, घर में अभी आप पढ़ने वाले हैं, आपको टीचर ने नोट्स दिए, क्वेश्चन करवाए, है ना। अभी आपकी नोटबुक अगर अच्छे से अरेंज होएगी, क्या साइंस की नोटबुक साइंस के साथ रहेगी, सोशल स्टडी की सोशल स्टडी के साथ रहेगी, हिंदी की हिंदी के साथ रहेगी, तो आप एकदम से उनको असेस कर पाएंगे, इजीली पढ़ पाएंगे। चैप्टर भी आपने अगर अच्छे से उनको क्या कर रखा होगा, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, उनके क्वेश्चन, उनके आंसर इस तरीके से अरेंज किया होगा तो इजीली असेस कर पाएंगे। और इजीली अगर असेस कर पाए तो इजीली आप क्या कर पाएंगे, उसको फिर स्टडी कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। लेकिन अगर यही चीज़ों को आपने बहुत रैंडमाइज कर रखा होगा, कोई किधर पढ़ा है कोई किधर पढ़ा है, तो इस टाइम के ऊपर आपकी ज़्यादातर जो एनर्जी है वो कहाँ पे जाएगी, अकेला उनको अरेंज करने में चली जाएगी, क्योंकि बिना अरेंजमेंट के हम काम ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो ये बोल रहा है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी ईच एंड एवरी एलिमेंट इंडिविजुअली एंड आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू नो इट्स प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। देखो, हमारे पास अगर मैं मॉडर्न पीरियड टेबल की बात करूं 118 एलिमेंट्स हैं। तो 118 के 118 एलिमेंट्स को स्टडी करना, हर एक एक को
और उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। लेकिन अगर हम उनको अरेंज कर देते हैं और हमें ये पता चल जाता है कि ये 10 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो किसी एक की प्रॉपर्टी आप देख लो, वहाँ से आप सारे के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी को क्या कर लेंगे, जनरलाइज कर लेंगे। सो ये इजी प्रोसेस हो जाएगा अगर आप अरेंज कर लेते हैं एलिमेंट्स को। फर्दर देयरफॉर दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी। तो इसीलिए क्या किया, जितने भी एलिमेंट हैं उनको क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया। और ग्रुपिंग करने का तरीका क्या बताया उसने, सिंपल, एक एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। अब इसमें अर्ली अटेम्प्ट के ऊपर मैं मूव करने जा रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। रीजन बिंग मोस्टली यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई there is need for classification of elements, so you must know that it is difficult to get the properties of every element, है ना, which are going to be used there. So that's why we are classifying them into group on the basis of their property. Okay, जैसे मान लो आपकी क्लास के अंदर ही टेस्ट होता है ना, तो टेस्ट के दौरान आपको क्लासीफाई कर दिया जाता है। जिसके अच्छे नंबर होते हैं उसको बोल देते हैं ये ए ग्रेड है, दूसरे वाले को बोल देते हैं बी ग्रेड है, तीसरे वाले को बोल देते हैं सी ग्रेड है। इस तरीके से क्लासिफिकेशन रहता है। तो वो किस लिए, ताकि ये पता चल जाए कि अब ये जो स्टूडेंट है इनको किस चीज़ के ऊपर मेहनत करवानी है। देखो सीधी सी बात है, जो सी ग्रेड वाला है उसको पास होने तक के लिए मेहनत करवानी पड़ेगी, जो बी ग्रेड वाला है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा नंबर ज़्यादा आ जाए इस तरीके से मेहनत करवानी पड़ेगी, और जो ए ग्रेड वाला है उसको कैसे मेहनत करवानी पड़ेगी कि उसकी रैंक आ जाए, है ना, उसका जो है अपना मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, इस तरीके से मेहनत करवानी पड़ेगी। उसको टफ क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे। जो अकेला पास होने वाला है उसको कैसे इजी इजी क्वेश्चन करवा के ताकि वो पास तो हो जाए, है ना। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन करना हर जगह पे जरूरी है। इसी तरीके से एलिमेंट को क्लासिफाई किया ताकि उनको हम इजीली असेस कर पाए, उनके प्रॉपर्टीज को स्टडी कर पाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यही क्वेश्चन आगे आएगा, वहां पे हम दोबारा इसको रिपीट कर रहे होंगे। सेकेंड थिंग इज अर्ली अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को किस तरीके से क्या शुरुआत में क्लासिफाई किया गया, यहाँ पे स्टार्ट किया उसने डॉवर्नियर ट्रायड मेथड से। अदरवाइज जो क्लासिफिकेशन है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, ये स्टार्ट होता है मेटल नॉन मेटल से। फर्स्ट अटेम्प्ट जो थी वो क्या थी, मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई किया गया, है ना। लेकिन हुआ क्या, जब मेटल नॉन मेटल में उनको क्लासिफाई किया गया, दिक्कत ये आ गई कि एलिमेंट कुछ एक ऐसे भी होते हैं जिनमें मेटल की प्रॉपर्टी भी थी और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी थी। तो जब इस तरीके से मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी एक ही एलिमेंट में रहेगी तो उसके लिए फिर एक नई क्लास मेटलॉइड हमने डिसाइड करी, लेकिन जो क्लासिफिकेशन का मेथड था उसको हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। सो डॉबर्नियर ट्रायड मेथड, नाम से ही पता चल रहा है डॉबर्नियर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ट्राई स्टैंड्स फॉर 3। इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे, ट्राई का मतलब क्या होगा, 3। सो उसने किया क्या, उसको समझने की बात है, बाकी और इसमें खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉबर्नियर ने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया, तीन तीन के ग्रुप में, कितने कितने के ग्रुप में, तीन तीन के ग्रुप में इस तरीके से अरेंज किया कि साइड वाले जो एलिमेंट है उनके मास, एटॉमिक मास को प्लस करके अगर डिवाइड करें 2 से तो सेंटर वाले का मास आ जाएगा। तो यही है, वो रहा अकॉर्डिंग टू दिस अरेंजमेंट और दिस लॉ, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ 3 in increasing order of atomic mass, the middle element of the group has atomic mass and properties roughly the average of other two elements, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, when the elements are arranged in groups of 3 in increasing order of, increasing order नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे सिंपल ही तीन एलिमेंट्स को अरेंज किया है। थोड़ा सा तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऑर्डर तो उनका इंक्रीजिंग ही है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, है ना, कंटिन्यूसली मास इंक्रीज नहीं कर रहा होगा। सिंपली क्या, हमने तीन एलिमेंट को इस तरीके से रखा ताकि उनका वेट इंक्रीज करे जा रहा हो, एक का कम हो, उसके दूसरे वाले का ज्यादा, तीसरे वाले का और ज्यादा। लेकिन इसमें भी अरेंजमेंट में क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट है इनके मास को, एटॉमिक मास को अगर प्लस करें और डिवाइड बाय 2 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल बी हैविंग द एटॉमिक मास ऑफ सेंटर 1। आप देख पा रहे होंगे सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, पोटाशियम का 39, लिथियम का 7, 7 प्लस 39 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 23 होता है। तो इस तरीके से फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मास अगर प्लस करते हैं डिवाइड बाई 2 करते हैं, सेंटर वाले का आ जाता है। यही हमारे पास क्या है, डॉबर्नियर ट्रायड मेथड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और ये जो तीन एलिमेंट है कौन कौन, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, सिमिलर है। इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर भी सिमिलरिटी है ना, अलकली मेटल ग्रुप में आती है मॉडर्न पीरियड टेबल की अगर मैं बात करूं।
So these elements show similarity in their properties, okay। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशन क्या थी। लिमिटेशन सिंपल थी कि सारे के सारे एलिमेंट को आप ट्रायड की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वही इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट कुड बी अरेंज्ड इन सच ट्रायड, मतलब सारे एलिमेंट को आप ट्रायड की फॉर्म में नहीं लिख रहे हो, तो यही से वो क्या हो गया, फिर मेथड फेल हो गया, उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। समझ आ गया यहाँ तक। दिस वाज फर्स्ट अटेम्प्ट अकॉर्डिंग टू लिटरेचर, दैट इज डॉबर्नियर ट्रायड मेथड। और जैसे कि मैंने आपको बोल दिया, इससे पहले भी एक अटेम्प्ट मेटल नॉन मेटल में कर रखा था, ओके। फर्दर अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारे पास लॉ है दैट इज न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। कौन सा? न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। व्हाट इज न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, इसको समझ लेते हैं। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल सिंपली अगर हम बात करें, दिस इज, अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्या लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ, तो ये है कि एक साइंटिस्ट था जो कहाँ चला गया, म्यूजिक सीखने के लिए चला गया। जब म्यूजिक सीखने गया तो उसने देखा कि वहाँ पे तो सारे के सारे जो सॉन्ग हैं वो केवल और केवल कितने सुरों के ऊपर है, कितने नोट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, 7 नोट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। कौन कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, इन नोट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और अगर 7 नोट्स हो गए तो 8th नोट दोबारा से कौन सा आ जाता था? सा। जब वो म्यूजिक सीख रहा था तो उस दौरान क्या, स्टार्टिंग से लेके एंड तक 7 नोट थे, और 7 नोट के बाद 8वां नोट, 8वां सुर दोबारा से कौन आ रहा था? सा आ रहा था। उसने क्या किया, घर आया और जो उसके पास एलिमेंट थे, जिनका उसके पास डाटा पड़ा हुआ था, उनको उसने क्या किया, 7 के ग्रुप में अरेंज कर दिया। कितने के? 7 के ग्रुप में अरेंज किया। जब उसने देखा कि 7 के ग्रुप में अरेंज करने के बाद जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या थी? सिमिलर थी। तो यही जो अरेंजमेंट है दैट इज नोन एज व्हाट, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, है ना। फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या थी? सिमिलर। लेकिन यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि उस टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हो रखी थी। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पलीफाई कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट एलिमेंट कौन था? लिथियम। दूसरा कौन रहा होएगा? सॉरी, बेरिलियम। तीसरा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो देख लो, दिस वाज द फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड दिस इज द 7th एलिमेंट, ओके। फर्स्ट टू 7th एलिमेंट उसने लिखे। 8th एलिमेंट, अब फ्लोरीन के बाद नियॉन आना है ना अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, लेकिन नियॉन नहीं, कौन आएगा यहाँ पे? सोडियम, क्योंकि उस टाइम पे अभी नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। तो इसीलिए फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या हैं? सेम है। बोथ आर अल्कली मेटल और एक से सेम ग्रुप के अंदर आ रहे हैं। इनकी वैलेंसी सेम है, जो कंपाउंड फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो सेम है। सारे ये किसमें, बाकी पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी क्या, किस तरीके से हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, और भी नंबर ऑफ प्रॉपर्टी जो कि सिमिलर है, लेकिन मैं केवल कुछ एक प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस कर पा रहा हूँ, सॉरी। अब आप देखो ना, लिथियम से जब राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं तो नॉन मेटालिक करेक्टर आ रहा है, लेकिन एकदम से सोडियम दोबारा से क्या बन गया? मेटल आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से 7 एलिमेंट आने के बाद 8th एलिमेंट दोबारा से क्या आ जाता है? मेटल आ जाता है। ये था न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। ऑक्ट स्टैंड्स फॉर व्हाट? 8। ऑक्ट का मतलब क्या हुआ? 8, है ना। तो 8वां और पहला एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। यही आपका न्यूलैंड ऑक्टेव रूल है। तो दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट आर लाइक द 8th एलिमेंट एज इन केस ऑफ नोट, है ना। तो ये सिंपल सी बात थी। दोबारा एक बार इसको मैं स्टेट कर दे रहा हूँ, पूरी की पूरी स्टेटमेंट को चेक कर लेंगे। इट स्टेट्स दैट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, द प्रॉपर्टीज ऑफ 8th element are repetition of properties of first element, like 8th note on the musical note, म्यूजिकल स्किल, सॉरी, है ना। म्यूजिकल स्किल के ऊपर जैसे क्या 8वां सुर होता है वो दोबारा पहला होता है, पहले के बराबर होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या था, फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या थी? सिमिलर थी। सो इसीलिए लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सारे के सारे क्या करते हैं? रिजेंबल करते हैं, है ना, एक जैसे होते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या थी? सो जो उस टाइम पे डिस्कवर हो रखे थे एलिमेंट, उनके क्लासिफिकेशन तो वो कर पा रहा था, है ना। लिमिटेशन क्या है? ऑल द एलिमेंट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू ऑक्टेव एंड दिस लॉ वर्कड वेल ओनली विद द लाइटर एलिमेंट। छोटे छोटे एलिमेंट के केस में, हल्के एलिमेंट के केस में, हल्के मतलब जिनका एटॉमिक मास कम है, उनके केस में ये काम कर रहा था, लेकिन आगे वाले जो एलिमेंट है उनके केस में ये काम नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए इसको क्या करना पड़ा? डिस्कार्ड करना पड़ा। और अगर डिस्कार्ड करते हैं तो आपको नया मेथड देना पड़ेगा, और हमारे पास अब नया मेथड आ गया। नया मेथड कौन सा है? द न्यू मेथड इज मेंडली पीरियोडिक टेबल।
Mendeleev's periodic table. What is Mendeleev's periodic table? What is Mendeleev periodic law? पहले उसको समझेंगे, फिर उसके बाद ही पीरियोडिक टेबल के ऊपर मूव कर पाएंगे. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. मेंडलीव पीरियोडिक लॉ इज दैट all the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic mass. Should I write here? All the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic mass. इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसकी, एलिमेंट्स की, कोई भी एलिमेंट हो, चाहे 118 एलिमेंट में, मैं यहाँ पे मेंडलीव के लिए बात कर रहा हूँ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की बात कर रहा हूँ, कि जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब बाहर से जिनको हम मेजर कर पाते हैं, कंपोजिशन के बारे में जो डील नहीं करती हैं, उनकी बात कर रहा है. मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टी किस चीज़ के साथ रिएक्ट करेगा, किस चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. सो ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. उनकी जो प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, दे विल डिपेंड ऑन देयर एटॉमिक मास. इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ. एग्जाम्पल सिंपल है क्या, कि आप अगर बात करें, मैंने लिखा क्या, y इज इक्वल टू 3x, क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू 3x. अगर मैं x की वैल्यू चेंज करता हूं, मान लो मैंने x की वैल्यू लिख दी 0, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0. अगर x की वैल्यू मैंने कर दी 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3. तो इस तरीके से जो y की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है. तो इसी तरीके से जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती हैं. ये है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. ओके, सो इसको मेरे को इरेज करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा जो पोर्शन है, रीजन बिंग, अदरवाइज ये जो आगे हमने करना है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, सारा का सारा टेबल हम पढ़ नहीं पाएंगे. तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ. अगर यहाँ तक क्लियर हो गया क्या, कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो फिजिकल हैं चाहे वो केमिकल हैं, किसी एलिमेंट की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती हैं उसके एटॉमिक मास के ऊपर. तो मेंडलीव ने किया क्या, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास ही अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स. जितने भी एलिमेंट उसके पास थे, मैं आपको वैसे बता दूं, उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स को उसने क्या किया था, अरेंज किया था. ओके, 63 एलिमेंट्स को जब उसने अरेंज किया, तो अरेंजमेंट के दौरान क्या उसको पता चला कि जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट हैं वो सेम ग्रुप के अंदर आ रहे थे, है ना. तो बढ़िया चीज़ है, वही हम देखने वाले हैं. तो दिस टेबल हैड बीन डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ कॉल्ड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, विच स्टेट दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. समझ आ गया, जो मैंने लिखा था स्टेटमेंट वही ये यहाँ पे बोल रहा है, दैट physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses. अब यहाँ पे जो अरेंजमेंट था वो दो तरीके से था. एक था ग्रुप. ग्रुप मतलब क्या, जैसे ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7 एंड ग्रुप नंबर 8, ऐसे करके 8 ग्रुप थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर. और साथ ही में क्या थे, पीरियड भी थे. पीरियड मतलब क्या, ये पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5 एंड पीरियड नंबर 6. इस तरीके से उसने क्या कर रखे थे, 6 पीरियड और कितने ग्रुप, 8 ग्रुप में एलिमेंट्स को अरेंज किया. ग्रुप का मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है तो इसके जो एलिमेंट है ये नीचे लिखे हुए हैं, ये है ना, ये इसके एलिमेंट है, ऊपर नहीं, सॉरी ये गलती से मेरे से मार्क हो गया, ये नहीं है, नीचे एलिमेंट इसके लिखे हुए हैं. ये सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं, ग्रुप नंबर 1 के हैं, है ना. सोडियम, पोटाशियम, कॉपर, रुबीडियम, सिल्वर, ये सारे के सारे एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हैं. कैल्शियम हो गया, ओके. और ऐसे ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ओ सारे ही मार्क हो गए, तो एक सेकेंड, है ना. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे क्या आएंगे, दे विल बी फ्रॉम ग्रुप नंबर 2.
है ना। तो इस तरीके से ग्रुपिंग कर दिया उसने क्या, एलिमेंट्स का, और ये जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सिमिलर होंगी। एक बार दोबारा मैं रिमाइंड करा दूं आपको, रिकैपिटुलेट करा दूं, कितने ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स थे, और कितने पीरियड थे, 6 पीरियड थे, जिनके अंदर वो एलिमेंट्स को क्या कर रहा था, अरेंज कर रहा था। अब अगर ग्रुप को डिफाइन करने के लिए बोल दिया जाए व्हाट इज ग्रुप, तो ग्रुप इज वर्टिकल कॉलम। व्हाट इज ग्रुप, ग्रुप इज द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल, है ना। वर्टिकल कॉलम ऊपर से नीचे की तरफ को जो होता है कॉलम, इसको बोलते हैं ग्रुप, है ना, वर्टिकल कॉलम बोल देते हैं। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करें तो इसको क्या बोल देंगे, पीरियड बोल देंगे। तो जैसे फर्स्ट पीरियड के अंदर हाइड्रोजन एलिमेंट है अकेला, सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे एलिमेंट आ गए, है ना। तो ये है पीरियड, और ऊपर से नीचे की तरफ को ग्रुप। लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करेंगे तो उसको बोल देंगे पीरियड, और ऊपर से नीचे को ग्रुप। तो ग्रुप इज वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियड टेबल, दे आर नोन एज ग्रुप्स। देयर आर हाउ मैनी ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स आर इन दिस मेंडली पीरियोडिक टेबल। ओके, ऐसे ही पीरियड के बारे में बता रखा होगा, लेकिन मैं एक बहुत मज़ेदार चीज़ के ऊपर आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। चेक करेंगे यहाँ पे क्या, ये जो आपके पास ग्रुपिंग है कर रखी, ये किसके बेसिस के ऊपर है, इसके बेसिस के ऊपर। आप अगर देखें यहाँ पे एक एक ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, एक सब ग्रुप है ए और एक है बी। ऐसे ही सेकंड ग्रुप को भी 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, ए और बी, थर्ड को भी ए और बी, फोर्थ को भी ए और बी, फिफ्थ को भी ए और बी, सिक्स भी ए और बी, सेवन्थ को भी ए और बी, और एट्थ ग्रुप में 3 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं, 3, 1 2 3, 3 बॉक्सेस हैं, 3 एलिमेंट इसके अंदर रखे होंगे। ओके, अब बात करते हैं, ये तो थी सब ग्रुप और ग्रुप। अब ये जो ग्रुपिंग कर रखी है किसके बेसिस के ऊपर है, अगर आप इसको चेक करें, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड। ऊपर आप देख रखे होंगे ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है और हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है, उसके बेसिस के ऊपर एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा हुआ है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, लिथियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी Li2O। ओके, सोडियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, Na2O। ओके, पोटाशियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आएगा, K2O। इनके हाइड्राइड का फॉर्मूला LiH, NaH, KH, है ना। तो इस तरीके से ऑक्साइड का फॉर्मूला और हाइड्राइड का फॉर्मूला जो है इस तरीके से है, जिसमें फॉर्मूला सेम रह रहा है, तो इसीलिए उन सारे के सारे एलिमेंट को क्या कर दिया, सेम ग्रुप में रख दिया। ऐसे अगर ग्रुप नंबर 2 की हम बात करें, ग्रुप नंबर 2 में भी सेम इसी तरीके से है, क्या, ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम है, हाइड्राइड का फॉर्मूला सेम है, इसीलिए सारे के सारे एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा हुआ है। चेक करो जरा, जैसे यहाँ पे बेरिलियम है, तो बेरिलियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आएगा, BeO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आएगा, MgO। तो देख लो ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या, RO, R स्टैंड फॉर एलिमेंट, O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन। तो किसी भी एलिमेंट के ऑक्साइड का फॉर्मूला इस तरीके से होगा, एलिमेंट का सिंबल लिखो और ऑक्सीजन साथ में लिख दो, तो वो ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही हाइड्राइड का फॉर्मूला, अगर मैं मैग्नीशियम हाइड्राइड लिखना चाहूँ तो कैसे होएगा, MgH2, है ना। कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, है ना। तो इस तरीके से हाइड्राइड का फॉर्मूला और ऑक्साइड के फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर सारे के सारे एलिमेंट को क्या कर रखा है, यहाँ पे अरेंज कर रखा है। जिसके ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम है उसको सेम ग्रुप में रख दिया, और जिसकी ऑक्साइड का फॉर्मूला डिफरेंट है उसको डिफरेंट ग्रुप में ले गए। इस तरीके से अरेंजमेंट कर रखा है। फर्दर अगर हम बात करें यहाँ पे जो सॉरी, यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड पे 3 एलिमेंट, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट करके बोल रहा है। आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट, रुथीनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में ले रहा है। यहाँ पे एक चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो ये कि कुछ एक कॉइनेज मेटल को इसने क्या कर रखा है, साथ में रखा हुआ है। आप यहाँ पे ध्यान दो जरा, अगर क्या, ये कुछ एक कॉइनेज मेटल है, कॉपर हो गया, फिर सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, जिनको क्या है, अरेंज कर रखा है अल्कली मेटल के साथ, जो कि बाद में इसकी ड्रॉबैक के अंदर आएगा, लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ऐसे कुछ एक जिंक, कैडमियम और मरकरी को किसके साथ रखा हुआ है, इन मेटल के साथ, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के साथ रखा हुआ है, अल्कलाइन अर्थ के साथ, है ना। तो ये थोड़ी सी इसकी ड्रॉबैक भी हैं जिनकी हम बात करेंगे थोड़ी देर में, है ना। और कुछ एक इसके पॉजिटिव पॉइंट है ना। पॉजिटिव पॉइंट में अगर मैं बात करूं, जैसे गैलियम है और जर्मेनियम है, ये गैलियम और जर्मेनियम की जगह पे जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था तो खाली जगह छोड़ी हुई थी, जिनको बोला एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकन। गैलियम को बोला गया एका एल्यूमिनियम, गैलियम को क्या बोला, एका एल्यूमिनियम। गैलियम वाज कॉल्ड बाय हिम एका एल्यूमिनियम, दिस एका एल्यूमिनियम,
AL करके लिख रहा हूँ ना, और इसको बोला एका सिलिकॉन, ठीक है, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन, इन दो एलिमेंट्स को उसने बोला। लेकिन क्या जब उसने उसको इसके बारे में बात करी उस टाइम अभी ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो रखे थे, ना ही गैलियम डिस्कवर हो रखा था और ना ही जर्मेनियम डिस्कवर हो रखा था। लेकिन अभी डिस्कवर नहीं हो रखे हैं, इवन उसके बावजूद उसने उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया, है ना। 4 5 6 सालों के बाद इनकी डिस्कवरी हुई तो पता चला कि जो उसने उसकी प्रॉपर्टी गैलियम की और जर्मेनियम की बता रखी थी, सेम प्रॉपर्टीज क्या हैं इन एलिमेंट्स की बाद में मिली। ओके, सो इस तरीके से अरेंजमेंट है कौन सा, मेंडली पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंजमेंट है ना। अब इसमें पीरियड और ग्रुप के बारे में मैंने आपको बता दिया। व्हाट आर पीरियड, दे आर हॉरिजॉन्टल रोज, है ना। एक बार इसको यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ। व्हाट आर पीरियड, दे आर हॉरिजॉन्टल रोज। लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल रो आपके पास बनती है उसको बोल देते हैं पीरियड। और हमारे पास जो हमारा मेंडली पीरियड टेबल है उसमें कितने थे, 6 पीरियड थे। ग्रुप कितने थे, 8 ग्रुप थे। एक एक ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड किया है, 8 ग्रुप में 3 3 एलिमेंट रखे हुए हैं। ओके, सो ये था। अब आ जाती हैं अचीवमेंट्स और ड्रॉबैक्स, जो कि मैंने थोड़ा सा डिस्कस भी कर दिया आपके साथ। अचीवमेंट ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल, मेंडली पीरियोडिक टेबल में पॉजिटिव चीज़ें क्या थी, उसने क्लासीफाई किया 63 एलिमेंट को जो कि उस टाइम पे डिस्कवर हो रखे थे। ही क्लासिफाइड ऑल द 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी के बेसिस के ऊपर उनको अरेंज किया। ही लेफ्ट द गैप फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, अभी कुछ एक एलिमेंट ऐसे थे जो कि डिस्कवर नहीं हो रखे थे, उसके लिए उसने क्या कर दिया, गैप छोड़ दिया। एंड ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट एंड देयरफॉर हेल्प्ड इन द डिस्कवरी ऑफ दीज एलिमेंट्स लेटर ऑन। देखो किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है तो उसकी डिस्कवरी के बारे में हेल्प हो जाएगी ना। फिर अगर वो पहले से ही बता देता है कि ऐसे ऐसे एलिमेंट होएगा, वो गाइडेंस मिल गई भी ऐसा कोई एलिमेंट हो सकता है जिसकी प्रॉपर्टी ऐसी ऐसी होएगी, तो फिर लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर काम करना चालू कर देंगे। यस और नो। जैसे कि हमें पता है रिक्वायरमेंट, जब रिक्वायरमेंट दे दोगे कि भी ऐसी चीज़ होनी है तो उसके बारे में काम होना चालू हो जाएगा। सो उसने नाम भी दे दिया प्रीफिक्स दे के, सॉरी ज़्यादा ही हो गया तो यस, उसने क्या किया, नेमिंग भी कर दिया उनका दोनों का। मैंने जैसे कि आपको बोला एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, है ना। ही नेम्ड देम बाय प्रीफिक्सिंग संस्कृत न्यूमरल एका, दिवी, त्रि टू द नेम ऑफ प्रिसीडिंग सिमिलर एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, है ना। एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, ऐसे करके उसने नेमिंग कर दिया। समझ आ गया। तो एक एल्यूमिनियम एंड एक सिलिकॉन, दो एलिमेंट मैंने बताया, एक एल्यूमिनियम के नीचे है और एक सिलिकॉन के नीचे। ओके, फर्दर अगर हम बात करें, ये तो थे पॉजिटिव पॉइंट, क्या इसमें नेगेटिव पॉइंट भी थे, यस नेगेटिव पॉइंट भी थे, लिमिटेशंस जिनको हम बोल देंगे। सो लिमिटेशन क्या क्या थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। लिमिटेशन में सबसे पहली बात थी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर जो कि एटॉमिक मास का मेंटेन करना चाहिए था उसको मेंटेन नहीं कर पाए, है ना। क्योंकि आप अरेंज कर रहे हो एलिमेंट को किसके बेसिस के ऊपर, एटॉमिक मास के बेसिस के ऊपर। इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर यू मस्ट राइट ऑल द एलिमेंट्स, है ना। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे के सारे एलिमेंट को आपको लिखना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, ऐसा नहीं किया। जैसे एग्जांपल एक है कि कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है ये हाई होता है, लेकिन इसको निकल से पहले लिखा हुआ था उसने, है ना। सिमिलरली टेल्यूरियम जिसका एटॉमिक मास क्या होता है, हाई होता है, उसको भी उसने क्या कर दिया, आयोडीन से पहले लिख दिया। तो ये गलत था। क्या, एटॉमिक मास जिसका हाई है उसको बाद में लिखो, जिसका कम है उसको पहले लिखो, क्योंकि आपने तो अरेंजमेंट ही वैसे किया है ना। तो ये नेगेटिव एक पॉइंट आ गया कि भी आप अपने ही रूल को नहीं फॉलो कर रहे हो। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, दिस टेबल डिड नॉट प्रोवाइड प्लेस फॉर नोबल गैसेज विच वर डिस्कवर लेटर। नोबल गैसेज जो कि बाद में डिस्कवर हुई उसके लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी जो नए मेंडली पीरियड टेबल आ रहे हैं उसमें 0 ग्रुप करके एक नया ग्रुप ऐड कर दिया हुआ है ना, 9th ग्रुप ऐड कर दिया हुआ है, वहाँ पे सारे के सारे नोबल गैसेस को रखते हैं। लेकिन अदरवाइज जब उसने बनाया था तो उसने कोई जगह नहीं रखी। अरे भाई, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन करके आप एलिमेंट के लिए जगह छोड़ रहे हो, तो आपको ये नहीं पता चला कि नोबल गैसेस भी कोई चीज़ होगी, है ना। सो देयर वाज नो सेपरेट प्लेस फॉर आइसोटोप इन मेंडली पीरियड टेबल आल्दो दे डिफर इन द एटॉमिक मास। आपको पता हो मेंडली पीरियड टेबल के अंदर अरेंजमेंट किस बेसिस के ऊपर है, एटॉमिक मास के बेसिस के ऊपर है। लेकिन जो आइसोटोप्स हैं जिन एटम का मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, उनके लिए जगह ही नहीं है। आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। क्या, आप देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक होता है जिसका मास 1 होता है, दूसरा होता है जिसका मास एटॉमिक मास 2 होता है, तीसरा होता है जिसका एटॉमिक मास 3 होता है। अब इन तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो इनको एक ही ग्रुप के अंदर आप लिख रहे हो तो गलत बात नहीं है क्या, है ना। तो वही ये बोल रहा है कि
जो आइसोटोप्स हैं उनके लिए अलग अलग जगह होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। यहाँ पे भी आप अपने ही रूल को क्या कर रहे हो, फेल कर दे रहे हो। सो ही कुड नॉट असाइन करेक्ट पोजीशन टू हाइड्रोजन एज वेल, हाइड्रोजन के लिए भी सही पोजीशन उसने असाइन नहीं करी। क्यों? हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 7 एज वेल, दोनों जगह पे उसको रखा जा सकता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी दोनों के साथ मैच करती है। हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, इट इज प्लेस्ड विद मेटल। हाइड्रोजन नॉन मेटल होने के बावजूद आप देखो तो हाइड्रोजन है, नॉन मेटल है, लेकिन लिखा किसके साथ है इसको, मेटल के साथ। लिथियम मेटल है, सोडियम मेटल है, पोटाशियम मेटल है, रुबिडियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड मेटल है। इनके साथ लिखने का मतलब ही नहीं बनता क्योंकि ये है क्या, नॉन मेटल है हाइड्रोजन। ओके, सो इस तरीके से जब ये ज़्यादा ही प्रॉब्लम दिखा रहा है ना, अपने ही रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको क्या कर दिया, फिर डिस्कार्ड कर दिया और एक नया मेथड हमारे पास आया। कौन सा? मॉजले लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसको हम बोल देते हैं। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में अब मैं स्टडी करने जा रहा हूँ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सबसे पहले समझेंगे, जहाँ पे एटॉमिक मास लिखा हुआ था ना, वहाँ पे क्या कर देंगे, एटॉमिक नंबर कर देंगे बस, है ना। तो वही है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी, एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो इसीलिए एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करेंगे, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू बी रिपीटेड आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। थोड़े टाइम के बाद जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, रिपीट होंगी। सिमिलर प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेंगी अगर आप एलिमेंट्स को कैसे अरेंज कर देते हो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अटोमिक नंबर अरेंज कर देते हो। अभी जो रिपीटिशन हो रही है किसकी, प्रॉपर्टीज की, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, है ना। तो क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। सिंपली जब आप अटोमिक नंबर के बेसिस के ऊपर एलिमेंट को अरेंज कर रहे हो, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिपीटिंग आफ्टर सम टाइम, दे आर गोइंग टू बी सिमिलर आफ्टर सम टाइम, दैट इज द पीरियोडिसिटी इन ए प्रॉपर्टी। दिस पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी इज ड्यू टू विच रीजन, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दिस इज ड्यू टू द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आई विल से। बाहर की जो कॉन्फिगरेशन है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, वो सिमिलर होती है उन एलिमेंट के केस में जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। सो इस तरीके से एलिमेंट जिनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम होएगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, सेम होंगी। ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में अब मैं बात करने वाला हूँ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब ये 118 एलिमेंट को अरेंज किया हुआ है, इसके अंदर 7 पीरियड है, 18 ग्रुप है। ओके, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एंड इसको किसके बेसिस के ऊपर अरेंज किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस के ऊपर अरेंज किया हुआ है सारे के सारे एलिमेंट्स को। ओके, अब बात करते हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चन इस पोर्शन में से पूछा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाले पोर्शन में से शॉर्ट आंसर में, तो वहाँ पे पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, किससे रिलेटेड, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पोजीशनिंग कैसे है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है एलिमेंट और किस पीरियड से बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो हमारे पास कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इन ग्रुप्स और पीरियड को कैसे नंबर किया, 1 to 7 एंड 1 to 18। 1 to 7 विल बी पीरियड नंबर एंड 1 to 18 विल बी ग्रुप नंबर, सिंपली, है ना। अब ग्रुप्स की डिस्क्रिप्शन आप देख लो क्या है, यहाँ पे आपके पास अलग अलग क्या है, ग्रुप्स है। तो सबसे पहले मैं ग्रुप्स की बात कर दूं। ग्रुप्स में अलग अलग है। सबसे पहले नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ये कौन से हैं, 1 and 2 ग्रुप और 13 to 18 ग्रुप, इसके सारे के सारे एलिमेंट को क्या बोल देते हैं हम, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोल देते हैं। ये चीज़ समझने वाली है, व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, के ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 एज वेल एज ग्रुप नंबर 13 to 18, ये सारे के सारे एलिमेंट किस में आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट इनको बोल देते हैं। मैं आपको पीरियड टेबल के अंदर इसको दिखा देता हूँ, ये देखेंगे यहाँ पे, ये आपका पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक टेबल को अगर आप चेक करें, यहाँ पे क्या है, रोमन नंबर में इसने दे रखा है, लेकिन नीचे न्यूमरल दूसरे भी दे रखे हैं। ये ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13 इधर आ गया, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, 16, 17 एंड इट इज 18। सो ग्रुप नंबर 1 से लेके 18 तक
लेकिन बीच में कौन सा 3 4 5 अप टू 12 को छोड़ देना है आपने। सो इसको अगर हम बात करें कौन सा ग्रुप नंबर 1 2 13 14 15 16 17 और 18, इन सारे एलिमेंट्स को जो कि इन ग्रुप्स के अंदर आते हैं उनको क्या बोल देते हैं हम, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोल देते हैं। वही ये बोल रहा है, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 एंड 2 ऑन द लेफ्ट एंड 13 एंड 18 ऑन द राइट, इसके एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। दूसरा बोल रहा है अल्कली मेटल, तो ये जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है इनको क्या बोल देते हैं हम, अल्कली मेटल बोल देते हैं। ये देख लेना यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से आएंगे, लिथियम, हाइड्रोजन को छोड़ देना ना, ये मेटल नहीं है। हाँ, लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटाशियम आ गया, रुबिडियम आ गया और सीजियम आ गया। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, किस में आएंगे ये, दे आर अल्कली मेटल्स। ओके, यहाँ पे दूसरे कलर से मैं इनको कर दे रहा हूँ, दिख नहीं रहा था येलो कलर। ओके, सो ये आपके पास क्या आ गए, ये दीज आर अल्कली मेटल। ये जो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं ये होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। व्हाट आर दीज आर अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, दे आर अल्कलाइन अर्थ मेटल। यहाँ पे मेंशन ही कर दे रहा हूँ मैं ना। ग्रुप नंबर 1 दे आर नोन एज अल्कली मेटल and these are known as alkaline earth metal। ओके, इस तरीके से ये दो हमारे पास ग्रुप आ गए, ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्दर आगे अगर हम बात करें, इसको एक और नाम देते हैं, दोनों ग्रुप को इकट्ठा करके क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट बोल देते हैं। आप देख रहे होंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके, एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है इनके अंदर वो कहाँ पे जाता है, एस ऑर्बिटल के अंदर जाता है, एस सब सेल के अंदर जाता है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि वैलेंस सेल अगर आप इसकी चेक करेंगे तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाता है, एस सब सेल के अंदर जाता है या एस ऑर्बिटल के अंदर जाता है। तो इसीलिए इनको एक और नाम दे दिया, क्या, एस ब्लॉक एलिमेंट। इस पूरे के पूरे ब्लॉक को ही हम एस ब्लॉक बोल देते हैं। ओके, समझ आ गया यहाँ तक। तो आगे मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट। फर्दर अगर हम बात करें दूसरी चीज अल्कलाइन अर्थ मेटल तक हमारा हो गया। 1 सेकेंड, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्लियर हो गया। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट को क्या बोलेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलेंगे। उसके बाद बोरोन फैमिली, ग्रुप नंबर 13 कार्बन फैमिली, पहले पहले एलिमेंट के नाम के बेसिस के ऊपर। नाइट्रोजन फैमिली या निकोजन्स भी इनको बोलते हैं, और ऑक्सीजन फैमिली चैल्कोजन इनको बोलते हैं। और उसके बाद सेकंड लास्ट ग्रुप हेलोजन, और उसके बाद इनर्ट गैसेज एंड नोबल गैसेज, और बीच में आगे ट्रांजिशन एलिमेंट अप टू ग्रुप नंबर 12। इसको एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर। देख लेंगे यहाँ पे, देखो ये जो ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट है इनको क्या बोल दिया इसने, बोरोन फैमिली। किसके नाम के बेसिस के ऊपर, इस एलिमेंट के बेसिस के ऊपर। तो सारे के सारे ये जो नीचे की तरफ एलिमेंट आ रहे हैं ये किसके मेंबर हैं, बोरोन फैमिली के। ओके, अगर ये क्लियर हो गया, इसको क्या बोलेंगे फिर, दिस इज नोन एज कार्बन फैमिली। ऐसे इसको नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली या चैल्कोजन, निकोजन्स। नाइट्रोजन फैमिली को निकोजन्स भी बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजन बोलते हैं, फ्लोरीन फैमिली को हेलोजन्स बोलते हैं, है ना, ये याद रखना आप लोग, हेलोजन्स। ओके, और ये ग्रुप नंबर 18 के जितने भी एलिमेंट हैं इनको क्या बोलेंगे, तीन नाम देते हैं। या तो बोल देते हैं इनर्ट गैसेस फर्स्ट, सेकंड नोबल गैसेस, है ना, या तो बोल देंगे इनर्ट गैस या फिर बोल देंगे नोबल गैस, और क्या बोलते हैं, मेरे को भूल गया, दिमाग से निकल जा रहा है ना, इनर्ट गैस, नोबल गैस, या फिर अभी मेरे को याद नहीं आ रहा ना यहाँ पे क्या लिखेंगे। चलो इसी को आप रखेंगे, दो चीज़ें तो याद रख लो, इनर्ट गैस या नोबल गैस, इसको हम बोल देंगे। रेयर भी बोलते हैं, हाँ रेयर गैसेस, क्योंकि इनकी जो अबंडेंस है एनवायरनमेंट के अंदर बहुत कम अमाउंट में ये मिलते हैं, तो इसीलिए इनको एक और नाम दे दिया रेयर गैसेस। तो या तो इनर्ट गैस बोल दो, नोबल गैस बोल दो, या फिर रेयर गैस। दोबारा एक बार मैं रिकैपिचुलेट कर देता हूँ। ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 13 बोरोन फैमिली, ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली, 15 निकोजन्स, ग्रुप नंबर 16 चैल्कोजन या ऑक्सीजन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली आप बोल सकते हैं, ग्रुप नंबर 17 हेलोजन, एंड ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस और रेयर गैसेस। ओके, सो ये सारा था किसके बारे में, कि किस तरीके से ग्रुपिंग की कर रखी है और नेम क्या दे रखे हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा समझने में डिफिकल्टी ना हो। ओके, ये सारी की सारी जो अरेंजमेंट कर रखी है पीरियोडिक टेबल के अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये किसके बेसिस के ऊपर है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। तो उसको हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस के ऊपर कैसे अरेंज करा हुआ है। लेकिन मैं देख लेता हूँ कोई चीज़ रहती तो नहीं है हमारी डिस्कस करने के ऊपर, है ना। सो फर्दर ये बात कर रहा है पीरियड डिस्क्रिप्शन के बारे में, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स। द नंबर ऑफ एलिमेंट किसी पार्टिकुलर पीरियड में क्या है, फिक्स है, और आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो पीरियड है उसमें कितने हैं,
दो एलिमेंट आते हैं, सेकंड में 8 आते हैं, थर्ड में 8 आते हैं, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 32 और सिक्स में, शायद मैं सीक्वेंस भूल गया, एक बार दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट है, सेकंड में 8 हैं, ओके, थर्ड पीरियड में भी 8 है, फोर्थ में 18, फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट है और सिक्स में 32 और सेवन्थ पीरियड जो है उसमें 19 एलिमेंट अभी हैं, लेकिन अभी क्या और भी एडअप होने वाले हैं, तो ये इनकम्प्लीट है ये ना, दिस इज इनकम्प्लीट। तो इस तरीके से टोटल आपके पास 7 पीरियड जिसमें एलिमेंट इस तरीके से, इनको मैजिक नंबर भी बोलते हैं ना, 2 8 18 32, ये मैजिक नंबर भी इनको बोला जाता है। तो ये है, यही बोल रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी पीरियड इज फिक्स्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटर इन द पार्टिकुलर सेल विच इज गिवन बाय 2n² फार्मूला। ओके, अदरवाइज मैं आपको फार्मूला एक्चुअल बताऊं जिसके बेसिस के ऊपर हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, कितने एलिमेंट्स किसी पार्टिकुलर पीरियोडिक टेबल में आएंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स is equal to number of electron in particular not period, in orbital, number of electrons in particular orbital, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इनटू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n+2 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला एक्चुअली, है ना, जिसके बेसिस के ऊपर हम एलिमेंट की काउंटिंग बता सकते हैं कि पार्टिकुलर पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। ओके, सो ये है। तो फर्दर अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे फर्स्ट सेल की ये बात कर रहा है जिसके लिए n का वैल्यू 1 है, तो उसमें कितने एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट है, तो 2 इंटू एन स्क्वेयर कितना हो गया, दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू वन स्क्वेयर, दैट इज 2। सेकेंड के लिए क्या आ जाएगा, 2 इंटू टू स्क्वेयर, टू स्क्वेयर हो गया 4, 4 इंटू टू 8, लेकिन थर्ड के केस में ये फेल हो जाएगा। फिर आप देख रहे होंगे थर्ड के केस में ये रूल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो थर्ड के केस में इसने किया ही नहीं है, देखो, है ना, थर्ड के केस में क्या आ जाएगा, 2 इंटू थ्री स्क्वेयर, तो गलत हो गया ना, 3 स्क्वेयर इज 9, 9 इंटू टू इज 18, ये गलत हो रहा है। 8 एलिमेंट होते हैं थर्ड पीरियड के अंदर, आप देख सकते हैं ऊपर मैंने अरेंजमेंट दिखा रखा है। थर्ड पीरियड कौन सा आया, ये वाला, है ना, तो इसमें 8 हैं, 18 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एलिमेंट ओनली, वहाँ पे 18 निकल रहे हैं ना, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपने फार्मूला वो वाला याद नहीं रखना, 2n² वाला फार्मूला गलत हो जाता है। हमें क्या याद रखना है, दिस इज द फार्मूला, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, मोस्टली दो इलेक्ट्रॉन हम एक ऑर्बिटल में फिलअप करते हैं, इनटू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, n इज पीरियड नंबर, n इज पीरियड नंबर 1 2 3 4, है ना। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला की हेल्प से नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। ओके, फर्दर अगर हम बात करें इसमें और क्या दे रखा है, इन ऑर्डर टू अवॉइड द पीरियोडिक टेबल बिकमिंग टू लेंथी, टू सीरीज, यस, डी एंड एफ ब्लॉक की बात कर रहा है, डी ब्लॉक तो हो गया, एफ ब्लॉक की सॉरी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज को, अदरवाइज अगर मैं बीच में यहाँ पे रखूंगा ना इनको, तो ये जो पीरियोडिक टेबल है इसकी सिमेट्री खराब हो जाएगी। तो इसीलिए इन दो एलिमेंट्स को, दो सीरीज को, सॉरी, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को कहाँ पे रख दिया, बॉडी से बाहर रखा हो। ज़्यादातर नीचे आप देखेंगे जो भी आपका पीरियोडिक टेबल होएगा उसमें यहाँ जैसे इसको लिखा रहता है, यहाँ पे आ जाते हैं लेंथेनाइड्स और यहाँ आ जाते हैं एक्टिनाइड, यहाँ सीरियम से स्टार्ट करके, और 14 एलिमेंट इसमें रहेंगे, 14 एलिमेंट नीचे वाले में रहेंगे। सो ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक का अरेंजमेंट कि किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ओके अब ये था आपका सिंपल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक हम किस तरीके से पहुंचे हुए हैं, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेंथेनाइड में 58 to 71 और